नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला दो आपका 2024 में जो होने वाला है जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर के लास्ट में। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और पहले जो एग्जाम हुए थे इनमें क्वेश्चन आए हुए थे और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हो सकता है इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस कारण से सभी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हमने यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है और इसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। इसके अलावा आप महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा, अधिगम, व्यक्तित्व या विकास के सिद्धांत से। तो ये जो कोहलर जो इनका संबंध बताना है किससे था और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो किससे था इनका सिद्धांत? अधिगम के सिद्धांत से। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के जर्मन मनोवैज्ञानिक थे वोल्फगैंग कोहलर। तो इनका संबंध अधिगम से है, जिन्होंने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ये दिया था और अपने सिद्धांत में उन्होंने अंतर्दृष्टि जो शब्द है इसका प्रयोग किया था, जो परीक्षण और त्रुटि के साथ नहीं होता है बल्कि अनुभव के अचानक पुनर्गठन से है। तो मतलब जो है यहाँ पर कोहलर जो इनका संबंध किससे है? तो यह अधिगम के जो सिद्धांत है इससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मैकडूगल जो है विलियम मैकडूगल, इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है ये कितनी होती है? 15, 10, 12 या फिर 14। तो मूल प्रवृत्तियां जो है विलियम मैकडूगल जो इन्होंने जो मानी थी तो इनकी संख्या 14 मानी गई है। सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति का जो संप्रत्यय इसका जो प्रयोग है ये विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था, लेकिन पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया। इसलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। और विलियम मैकडूगल ने अपनी जो पुस्तक है आउटलाइन ऑफ फिजियोलॉजी इसमें 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बतलाया था। इसके बाद है मानसिक उद्वेलन। प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग। समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या फिर अनुप्रयोग। तो किसके लिए होता है? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो किसके लिए होता है? ये सृजनात्मकता जो है इसके लिए माना गया है। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार के लिए किया जाता है और एक प्रकार के छात्रों को ये जो है एक प्रकार के छात्रों को किसी विषय वस्तु पर स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, मतलब कुत्ते पर शोध किया था? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या फिर आईपी पावलोव ने। तो किन के द्वारा किया गया था? आईपी पावलोव, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये इवान पावलोव है, रूसी मनोवैज्ञानिक है ये, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो इस बात पर जोर देता है कि एक आदत के रूप में अधिगम साहचर्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत ये बताता है कि अधिगम की प्रक्रिया तब होती है जब एक प्रतिक्रिया एक नई उद्दीपन के साथ जुड़ती है और एक नई उद्दीपन की प्रतिक्रिया की इस प्रक्रिया को अनुबंधन के रूप में जाना जाता है। अपने प्रयोग के दौरान पावलोव ने देखा था, जैसे ही कुत्ते ने खाली थाली देखी तो जिसमें खाना परोसा गया था, कुत्ते ने लार स्रावित करना शुरू कर दिया था और लार स्राव मुंह में भोजन या कुछ अन्य के लिए एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है मौलिकता। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में किसके घटक हैं? बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या फिर सृजनात्मकता के। मौलिकता, नमनीयता और प्रभाव किसके घटक हैं? तो यहाँ पर जो इसमें घटकों की बात करें तो ऑप्शन बनेगा डी वाला। किसके हैं? सृजनात्मकता के हैं। जेपी गिलफोर्ड जॉन के अनुसार सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, जैसे नवीन सृजन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो मौलिक, नवीनता और प्रवाह जो है किसके घटक है? यहाँ पर ये
सृजनात्मकता के हैं। इसके बाद आ जाता है युयुत्सु। ये मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है या संवेग है। युयुत्सा क्या है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो तत्व है। तो यह आर्थिक, वंशा अनुगत, शारीरिक या सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व कौन सा है? बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व, तो ये जो है आर्थिक तत्व यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इनमें से कौन सा है? किसका शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या अनियमित विकास का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इनमें कौन सा है? तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें हमारा, तो ये क्वेश्चन था कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व। तो तत्व जो है यहाँ पर ये ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि आर्थिक नहीं, तो ये सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व, इसमें सामाजिक आंसर जो है ये जो सी आंसर जो है माना गया है। क्योंकि ये जो सामाजिक विकास जो था, इससे मतलब था किसी व्यक्ति के विकास से जो समाज का एक उपयोगी सदस्य बन जाता है। और सामाजिक विकास के समूह के जो मानक है उनके अनुरूप जो सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ जो कारक हैं बताए गए थे। जैसे एक बच्चे के सामाजिक विकास को उस संस्कृति और समाज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें वो रहता है। परिवार है, बच्चे के सामाजिकरण के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक एजेंसी है, क्योंकि सबसे पहले क्या बच्चा अपने परिवार से सीखता है। माता पिता से रिश्ते हैं, माता पिता के द्वारा इस्तेमाल जो की जाने वाली जो भाषा है, शैक्षिक स्तर, माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और जो समूह कर्मी हैं और स्कूल है, तो इन सभी का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो ये प्रभावित करते हैं। तो ये सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व इसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो ये आप जो है ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर सामाजिक विकास का एक प्रमुख नियम, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है इनमें? और ये जो नियम जो है ये था ऑप्शन सी वाला। कौन सा था? द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास जो एक सतत विकास है, जो कभी मंद तो कभी तेज गति से होता है, और द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का ही प्रमुख नियम माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। तो कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन से वाला? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण विकास की दिशा से संबंधित सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है। विकास जो माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। तो एक नहीं था यहाँ पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन दिया है गैसेल, डगर्स और हॉलैंड, मेरिडिथ या हरलॉक ने। तो किसने दिया था ये? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, तो गैसेल जो है इन्होंने दिया था ये। इनका कहना था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एक नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, तो इसे हम कल्पना, चिंतन, स्मृति या फिर प्रत्यक्षीकरण क्या कहेंगे? और इसे हम कहेंगे प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं, ताकि वस्तु और उनके संबंधों के बारे में हमारे जागरूक अनुभव का उत्पादन किया जा सके। तो जीवों और उनके भौतिक संवेदन और प्रत्यक्ष ज्ञान प्रवण के बीच कच्चे माल से ज्ञान का निर्माण करने वाले प्रारंभिक संपर्क को संवेदना के रूप में
जाना जाता है। कल्पना जो है कि ये प्राथमिक रचनात्मक कार्य है और आत्मा की इच्छा गतिविधि एक आत्म चेतना एवं आत्म साक्षात्कार अंतर्ज्ञान है। और प्रेरणा प्रेरणा वह तरीका है जिसमें आग्रह, इच्छाएं, आकांक्षाएं और प्रयास या फिर निर्देशन, नियंत्रण या मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या करना है। तो बस आप इतना याद रखिएगा। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का जवाब प्रदान करना, ये प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद है सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत। ये प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, गेस्टोल, थॉर्नडाइक या फिर आईपी पावलोव ने। तो यहाँ पर सीखने एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक जो है इन्होंने दिया था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर एल थॉर्नडाइक। तो इन्होंने प्रयास और मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करने के बाद मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया था कि अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। तो आप अपने एग्जाम से लगा सकते हैं। हो सकता है पहली बार में किसी का एग्जाम क्लियर ना हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रयास करोगे तो एक बार जो क्लियर जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर है। तो औसत बुद्धि लब्धि वालों का कितना होता है? तो इनका जो है ये 90 से 109-10 वाला जो है इसको माना गया है, 90 से 110 के आसपास का। तो ये आ जाता है औसत वाले। 25 से जो नीचे होते हैं उन्हें कहा जाता है गहन बौद्धिक अक्षमता। 25 से 39 वाले होते हैं गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले। 40 से 54 में आ जाते हैं जो मध्य वाले हैं। 50 से 70 में हल्की मानसिक बुद्धि अक्षमता वाले। 71 से 79 में इसमें आ जाएंगे ये सीमा रेखा बौद्धिक क्रिया वाले। 80 से जो 89 कह लो तो औसत से कम, ये औसत बुद्धि वाले तो ये हैं, लेकिन ये जो 80 से 89 वाले जो हैं, 80 से और 89 वाले, तो ये औसत कम बुद्धि वाले कह सकते हैं आप इनको। 90, 109, 10 वाले ये औसत में आ जाएंगे। और 110 से जो ऊपर होते हैं, 110 से 119 के आसपास, तो ये उच्च औसत बुद्धि वाले होते हैं। तो ये है 80-89 वाले औसत कम बुद्धि वाले। और ये जो 120 से 129 के आसपास जो होते हैं इन्हें मान जाता है श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले। और जिनका IQ जो 130 से इससे ऊपर का होता है वो आ जाते हैं इसमें सृजनात्मक वाले या प्रतिभाशाली या अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता वाले। तो औसत वाले जो है 90-110 के आसपास वाले होते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा तरलीय क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटल, स्किनर, वर्नर या थॉर्नडाइक। तो कौन से यहाँ पर तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कौन थे? ये थे ऑप्शन ए वाले अर्थात कैटल। बुद्धि का जो तरल और क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादक जो है ये RB कैटल ने किया था। और तरल सिद्धांत वंशक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा अनुभव पर आधारित मानी गई है। तो कैटल जाइनो ने दिया था ये तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के सिद्धांत। इसके बाद है क्रियापुरुषोत्त अधिगम का सिद्धांत। ये CL हल, हिंगार्टी, स्किनर या थॉर्नडाइक किन्होंने दिया था क्रियापुरुषोत्त अधिगम का सिद्धांत? तो ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। ये भी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं BF स्किनर। तो इनके द्वारा दिया गया था ये वर्ष 1938 में। और इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता और साधक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर ने प्रयोग के आधार पर देखा था कि अनुबंधन में 2 प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक ज्ञान होता है और इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार तथा प्रतिक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। और दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती और ऐसे व्यवहार को क्रियाप्रसूत व्यवहार और ऐसी प्रतिक्रियाएं निगर्मित या फिर उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है। और स्किनर ने ये जो प्रयोग जो किया था चूहों पर किया था और कबूतर पर किया था। इसके बाद है ब्लूप्रिंट। ये किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण, निर्माण का, प्रशासन का, अंकन का या वैधता का? ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है?
तो इसको जो माना गया है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आई है, अर्थात परीक्षण निर्माण का। ब्लूप्रिंट जो है कि ये त्रिआयामी चार्ट होता है जो उद्देश्य और विषय वस्तु क्षेत्र में प्रत्येक पर्सन का स्थान दिखाता है जिसका वह परीक्षण करता है, और यह प्रत्येक पर्सन द्वारा किए गए अंकों को भी इंगित करता है। और एक ब्लूप्रिंट मतलब खाका तैयार करना उपयोगी है ताकि परीक्षण निर्माता को पता चले कि कौन सा पर्सन किस उद्देश्य है, कौन सी विषय वस्तु इकाई और कितने अंकों का परीक्षण करेगा। अगला क्वेश्चन है विकास की जो पूर्व से क्रियात्मक अवस्था है, इसमें निम्न में किसने दी थी पूर्व से क्रियात्मक अवस्था? ब्रूनर, स्किनर, कोहलर या जीन पियाजे ने? तो ये दी थी जीन पियाजे ने। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और उसे 4 वर्ग में जा इन्होंने बांटा था। और जीन पियाजे ने अपने जो बच्चे और उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया था और एक मॉडल विकसित किया था कि कैसे मस्तिष्क नई सूचनाओं का सामना करता है। 4 अवस्थाएं इन्होंने यहाँ बताई थी। पहली तो इंद्रजनित गामक अवस्था थी, दूसरी पूर्व, तीसरी पहली तो जो है इंद्रजनित, फिर पूर्व या मतलब इंद्रजनित गामक अवस्था, मूर्त, अमूर्त और औपचारिक, ऐसे। तो ये जो पूर्व से क्रियात्मक जो अवस्था थी 2 से 7 साल वाली, इस अवधि की है, और इसमें बच्चे को संरक्षण की अवधि के साथ समस्या का सामना करना पड़ता है और केंद्रित और अपरिवर्तनीयता के विचार के साथ संघर्ष करना पड़ता है। तो ये चार जो अवस्थाएं हैं ये इन्होंने बताई थी, तो ये आप याद रखिएगा। इंद्रजनित, इसमें जो है पहली अवस्था थी, और फिर ये पूर्व, मूर्त और अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? MMPI व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति या बुद्धि के, तो किसके मापन में किया जाता है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये व्यक्तित्व है। माइनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व आविष्कारिका, यह है MMPI, माइनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व आविष्कारिका। वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले नैदानिक परीक्षण है, और इस परीक्षण का जो निर्माण है ये 1940 में, कब हुआ था? 1940 में हाथवे एम मैककिनली द्वारा किया गया था, और इसका प्रकाशन 1943 जो है इसमें हुआ था। और इस परीक्षण में 8 नैदानिक मापनियाँ प्रयोग में आई थी, परंतु बाद में 2 और नैदानिक मापनियाँ जो थी इसको जोड़ दिया गया था, फिर जो इसमें 10 हो गई थी। तो इस प्रकार से जो MMP जो आई है इसका मूल उद्देश्य है रोगी के व्यक्तित्व के रोगात्मक शील गुणों का मापन करना, न कि सामाजिक शील गुणों का। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या फिर रुचि, किसके लिए अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? सर्वाधिक आवश्यक जो है यहाँ पर रुचि का होना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शैशव काल का समय, 12 से 18, 15 वर्ष, जन्म से 6 या जन्म से 2 वर्ष। 4 जो अवस्थाएं होती हैं शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। तो सबसे पहली ही जो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष वाली, इसी को कहा गया है शैशव अवस्था। तो पहले 2 वर्ष जो है इससे इनके विकास से लिया जाता है, मतलब इनका, क्योंकि इसमें जन्म के बाद से बच्चा जो है वो तेजी से बढ़ता है, और यही विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि मानी गई है जिसमें बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना, ये सारे काम सीखता है। इसके बाद कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, ये एक स्वतंत्र क्रिया है। तो कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? और जो ऑप्शन 1 में आया है समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण।
इसके बाद किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया था? पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को जॉन डीवी, ब्लूम, किलपैट्रिक या हर्बर्ट ने। तो पंचपद प्रणाली जो इसको प्रतिपादित किया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो कौन थे? ये हर्बर्ट थे, JF हर्बर्ट। तो इन्होंने पाठ योजना के कुछ सोपान बताए थे जिन्हें हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें सबसे पहले जो तैयारी को रखा गया था, दूसरे नंबर पे प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना, फिर चौथे नंबर पे सामान्यीकरण और पांचवें नंबर पे था अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से पंचपद प्रणाली की मानी गई थी। इसके बाद है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा। तो ये क्रेसमर है, स्प्रिंगर है, कनैन है या फिर ये जुंग है। और इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कनैन जो है यहाँ पर इसमें से आंसर माना गया है। इन्होंने जो ग्रंथियाँ जो है दो प्रकार की बताई थी, एक तो इसमें ये वाहिनी ग्रंथियाँ थी और दूसरी थी नलिका विहीन ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये कथन जो यहाँ पर कोल एम ब्रूस का था, क्रो एम क्रो का था, डी हॉर्न का था या ड्रेव हल का था? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कथन था और ये कथन था क्रो एम क्रो का। सृजनात्मकता वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं, और ये एक अलग अलग सोच से संबंधित है जो एक से अधिक दृष्टिकोण के द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीके को संदर्भित करता है। तो क्रो एम क्रो का था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है बीएफ स्किनर। इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं पुनःबलन के फलस्वरूप या परिपक्वता के फलस्वरूप होता है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इनके अनुसार जो है इसमें माना गया अनुकरण एवं पुनःबलन के फलस्वरूप। तो ये जो बीएफ स्किनर जो है इनका मानना था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। भाषा अनुकरण और पुनःबलन के माध्यम से सीखी जाती है, और पुनःबलन एक ऐसी चीज है जो प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाती है और उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रेरित करती है जो पुनःबलन से पहले हुई थी। स्किनर जन के अनुसार बच्चा अपने माता पिता या अपने आसपास के व्यक्तियों की नकल करके भाषा सीखता है, और बच्चे अपनी प्रतिक्रिया को दोहराव, सुधार और वयस्कों के द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं से मजबूत करते हैं। तो इस प्रकार भाषा अभ्यास आधारित मानी गई है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मूल प्रवृत्तियाँ। ये हमने पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें पढ़ा था 14 होती है। तो ये वर्गीकृत किया है। तो उसमें क्वेश्चन था कि मैकडोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ कितनी बताई हैं? 14। अब यहाँ पर पूछ लेगा मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किन्हें वर्गीकृत किया था? जेम्स ट्रेवर ने, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक या विलियम मैकडोगल ने? तो ये थे मैकडोगल, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। हंसना, रोना, ये सारे जो है मूल प्रवृत्तियों में थे। इसके बाद है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना ही अवधान है। ये कथन है, मतलब आप जैसे किसी एक चीज़ की तरफ ही ध्यान लगाते हैं और अन्य वस्तुओं को छोड़कर एक ही चीज़ पर अपना फोकस करना, केंद्रीकरण, वही अवधान है, ध्यान है। तो ये कथन था यहाँ पर। तो किन का है? डमविल का है, मैकडोगल का है, मन या रोस, किन का था? तो इसमें जो है ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो डमविल जैन का मानना था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना ही अवधान है, मतलब ध्यान है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है?
क्रोम क्रो का, वुडवर्थ रोस या गोल्टन का। सुजनन शास्त्र तो किससे जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है गोल्टन के साथ। सुजनन शास्त्र या जीव सांख्यिकी का शाब्दिक मतलब है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान, गणित और आंकड़ों के विधि के प्रयोग के द्वारा जीवित वस्तु के जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। और ये जो सर फ्रांसिस गोल्टन जीव सांख्यिकी पिता माने गए हैं। इसके बाद है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है तो कौन सा था ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। पंजाब जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एस जलोटा, इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया था। कब? 1963 में, और जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। और ये जो परीक्षण है हिंदी, उर्दू, आंग्ल भाषा में 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। और डॉक्टर एस जलोटा ने जो है बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित किया था। और इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की बुद्धि को माप सकते हैं और बुद्धिमान, औसत और सुस्त श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एस जलोटा, जिन्होंने सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण जो इसका निर्माण किया था 1963 में, और इसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके बाद है बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, ये स्टर्न, थॉर्नडाइक, वर्नर या स्पीयरमैन किन्होंने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि को दो प्रकार से माना था, एस और जी, इस दो भागों में बांटा हुआ था। तो बुद्धि का जो द्विकारक जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन, ये अंग्रेज मनोवैज्ञानिक है स्पीयरमैन। तो 1904 में इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से बनी हुई है, सामान्य कारक से और विशिष्ट कारक से। सामान्य मतलब जी फैक्टर और विशिष्ट मतलब एस फैक्टर। तो उनके अनुसार जी कारक जो है विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है जो सभी लोगों के लिए सामान्य है, जबकि एस कारक संगीत, स्थानिक, यांत्रिक जैसी क्षमताओं के लिए है। और एस फैक्टर प्रकृति में विशेष क्षेत्रों और परिवर्तनशीलता में लागू होता है, जबकि जी फैक्टर सभी संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता है। तो इस प्रकार से जो स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक का सिद्धांत, ये आप याद रखिएगा। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर हिंदी ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। बचपन, ऐश्वर्या, कैशोर्य या मातृत्व। भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, और ये कौन से वाली है? तो ये है ऑप्शन सी में जो आई है, ऐश्वर्या। इसके बाद है किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। संकेत, प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो संकेत है यहाँ पर, संकेत कौन सा है? यदि तुम आओ तो मैं चलूं। इसके बाद है प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। तो अनुचित है यहाँ पर जैसे मुरेला, एला, कंटीला, ईला, विलीन, ईन, ससुराल, आल। तो प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं जो शुरू में लगते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय की दृष्टि से एक अनुचित है, गलत है, और ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है विलीन, ईन, तो इसी को क्या है गलत यहाँ पर माना गया है। मुरे,
मुरएला मुरेला, कंटीला कंटीला, ससुराल आल। तो ये जो है सी वाला यहाँ पर गलत है इसमें। इसके बाद समास वगैरह की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पर उचित है? सही है एक हथकरघा, हाथ से चलने वाला करघा। भुजंग, भूमि में जन्म लेने वाला। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति, देश के द्वारा भक्ति। पशु बलि, पशु के लिए बलि। एक सही है इसमें और बाकी और सारे गलत हैं जो ऑप्शन 1 में है। हथकरघा, हाथ से चलने वाला करघा, यही सही है। भुजंग दिया गया है यहाँ पर, भुजंग वैसे सांप को कह देते हैं, तो ये भूमि में जन्म लेने वाला गलत है। देशभक्ति, देश के द्वारा नहीं, यह तो होता देश के लिए भक्ति, तो देश के द्वारा भक्ति ये भी गलत है। पशु बलि, पशु के लिए बलि, तो इसमें जहाँ 1 को माना गया है। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है? अनु वाला नहीं है इसमें। अनुपातिक, अनुदात, अनुदित या अनुरंजक, अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है। और जो इसमें देखें तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पर दिया गया है अनुदात, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किस विकल्प का जो कथन है वो गलत है? री का उच्चारण मुर्दा से होता है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है, गलत बताना था यहाँ पर। यह व को अर्स्वर कह देते हैं। ड उत्क्षिप्त वर्ण है। अब इसमें देखें तो इसमें गलत की बात हुई थी, तो गलत ये ऑप्शन बी वाला है। अकुह विसर्जनम कंठ होता है और ये नासिक्य वर्ण जो आपका यमगणम जो होते हैं 5, ये वाले हैं, तो इसी कारण से गलत है। नेक्स्ट आ जाता है किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज मतलब दूसरे देश के हैं? विदेशज है वो कौन से वाला इसमें? लाजवाब, मशीन, पवन, कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, किस्सा, स्कूल, हमला, कौन से वाला है? और इसमें जो ये ऑप्शन डी में जो दिया गया है यहाँ पर, किस्सा, स्कूल और हमला, ये सारे विदेशी शब्द माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पर्यायवाची जो शब्द है इनके संदर्भ में असंगत है, गलत है, तो वो कौन सा है? जीव, वाचा, रचना, वाणी, अहंकार, दप, धर्म, मद, किरण, रश्मि, मयूख, प्रभा, कौवा, प्रियक, मधुदूत, अतिसौरभ, तो एक गलत था इसमें। और गलत कौन से वाला है? यही गलत है, कौवे वाला। इसके अलावा देखें तो जीव को वाचा, रचना, वाणी कह देते हैं। अहंकार को दंभ, दर्प, मद, घमंड ये कह देते हैं। किरण को रश्मि, मयूख, प्रभा ये कह देते हैं, तो ये वाला यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आ जाता है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाण का होता है जहाँ पर नापतोल का काम होता है, नापा तोला जाता है। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। तो परिमाण कौन सा है इसमें? तो ये वाला कि इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। डूबते का तिनके का सहारा, चुपड़ी और दो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठली के दाम। तो विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। इस जो लोकोक्ति जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब लिया गया है डूबते को तिनके का सहारा से। नेक्स्ट आ जाता है किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है शराब है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, कौन से वाली है? ऑप्शन डी वाली, कि मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ जाता है विलोम। यहाँ पर भी अनुचित जो है वो बताइए। बद, नेक, दुचरित्र, निचरित्र, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटु। तो विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युगम बताइए। अनुचित ऑप्शन बी वाला है, दुचरित्र, निचरित्र, बल्कि बद, नेक, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटु, तो ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया के संबंध में कौन सा युगम अनुचित है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, राधा श्याम को पत्र लिखती है। बगीचे में मोर नाच रहा है, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, तो एक अनुचित है। अब अनुचित कौन से वाला है इसमें? ऑप्शन सी वाला, कि बगीचे में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक है। इसके अलावा देखिए तो भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं होता है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया है। और वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है जिसमें आकर, खाकर, नहाकर ये हो जाए,
तो ये होते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर जो इसमें अनुचित था ये वाला। इसके बाद है किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। यहाँ पर भी बहिरेकता बहि प्लस में एकता, आशीर्वचन आशीह वचन, रति रंस रति प्लस में रंस, तपश्चर्या तपह प्लस में चर्या, कौन से वाले का अनुचित है। अब अनुचित जो है ऑप्शन सी वाला है, इसमें रति रंस वाला, रति और रंस ये वाला। इसके अलावा बहिरेकता बहि प्लस में एकता, आशीर्वचनम आशीही वचन, तपश्चर्या तपह चर्या, तो ये जो है ये गलत है इसमें। इसके बाद है निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। जैसे नहले पे दहला मारना, करारो जवाब देना, बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, सिर पर पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना, थाली का बैंगन होना, सरल सुलभ होना। तो यहाँ पर एक गलत है, मतलब संगत नहीं है। यहाँ पर क्या उलझाने के लिए कभी उचित है, अनुचित है, संगत है, नहीं है, तो इस प्रकार से जो उलझाने के लिए बार बार शब्दों को यहाँ पर बदला जा रहा है। तो मुहावरे का संगत नहीं है मतलब सही एक नहीं है, वो कौन से वाला है इसमें, तो ये ऑप्शन डी वाला है। थाली का बैंगन होना मतलब सरल सुलभ होना। तो इसके अलावा नहले पर दहला मारना, करार जवाब देना, बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है मुहावरे ही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या है, आग लगे पर पानी कहाँ। ये जो यहाँ पर लोकोक्ति जो है इसका मतलब क्या है। आग लगे पर पानी कहाँ, कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, उपयुक्त में कोई सभी नहीं। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती है। कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे आपके सामने एकदम से सांप आ जाए, आपके घर में आ जाए, तो आप जो लाठी जाओ ढूंढते फिरते चले जाते हैं, आपको लाठी नहीं मिलती। तो मतलब टाइम पे जो वस्तु होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। वैसे चाहे आगे में रखी हो, लेकिन जब टाइम हो, जरूरत हो, उस समय वो नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन, मित्र महापंडित शत्रु या महामूर्ख। तो ये होता है महामूर्ख। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अंधेर नगरी, तो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है अन्याय की जगह है। नेक्स्ट आ जाता है नाक का बाल होना, मुहावरे का मतलब शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकाणप्रिय होना या दरियादिली होना। नाक का बाल होना, तो इसका मतलब क्या है, अकाणप्रिय होना। इसके बाद आंखों से गिरना, मुहावरे का मतलब सम्मान करना, नुकसान करना, नाराज होना या अपमानित करना। आंखों से गिरना, तो इसका मतलब क्या है, अपमानित होना। इसके बाद है सोने में सुगंध, मुहावरे का मतलब क्या है, सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में अवगुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। सोने में सुगंध, इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन ए से, सुंदर वस्तु में और गुणा को होना। एक तो नेह बहुत सुंदर है और उसका व्यवहार सोने में सुगंध जैसा है। मतलब जैसे व्यक्ति पहले सुंदर हो और उसके अंदर फिर गुण भी पूरे भर कर हो। नेक्स्ट है बहुत ही मूर्ख होना, किस मुहावरे का मतलब है। मुहावरे का मतलब अकल चढ़ने जाना, बात का धनी, बगुला भगत या मिट्टी का माधो। बहुत ही मूर्ख होना, तो ये किसको कहा गया है, मिट्टी का माधो होना। नेक्स्ट है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। तो इसके लिए मुहावरा कौन सा बनेगा, चोर चोर मुसेरे भाई, एक ही ताली के चट्टे बट्टे होना, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है ऑप्शन बी में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। नेक्स्ट आ जाता है प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। तो उपयुक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा वाला हो सकता है, प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। तो जैसे इलेक्शन होते हैं उसमें आधे निर्दलीय खड़े होते हैं, लेकिन जो वो जीत जाते हैं तो जीती हुई पार्टी में मिल जाते हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोना, पाँव जमीन पर न रखना, नहले पे दहला मारना, दो नाव पर पाँव रखना। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का फायदा उठाना।
इसके बाद है रास्ता देखना। मुहावरे का मतलब क्या है? समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मुहावरे का मतलब, तो इसका मतलब है प्रतीक्षा करने से। इसके बाद है शोक करना, सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। तो शोक करने के लिए मुहावरा कौन सा है? तो इसका मतलब है ऑप्शन सी वाला, सिर पीटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना। मुहावरे का मतलब गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या फिर बीमार होना। तो अंग अंग फूलना समाना, तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है बहुत आनंदित होना। नेक्स्ट है जमीन आसमान एक करना, पूरी तरह से नष्ट करना, घोर प्रत्ययन करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना। जमीन आसमान एक करना, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ दिया गया है घोर प्रयत्न करने से। नेक्स्ट आ जाता है जबरदस्ती चिपका हुआ। इससे मतलब क्या है इसका? नाक में नकेल डालना, नाकोचा नीचे चबाना, गले का ढोल होना या गले पड़ना। जबरदस्ती चिपका हुआ, तो इसका मतलब जो है ये गले पड़ना। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना। ये मुहावरा है, इसका मतलब ईर्ष्या करना, बड़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना या गुस्सा दिलाना। क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है? ये होता है बड़ा चढ़ाकर कहना। होती कोई नॉर्मल बात है, लेकिन दूसरा जो उसमें नमक मिर्च लगाकर ऐसा सुनाता है दूसरे को ताकि वो आग बबूला हो जाए। इसके बाद है एरा गेरा नत्थु खैरा। इसका मतलब क्या है? ये आपने लोकोक्ति सुनी होगी, एरा गेरा नत्थु खैरा। कमजोर आदमी, मामूली आदमी, गंवार आदमी या होशियार आदमी। तो क्या है इसका मतलब? तो यह है मामूली आदमी से। नेक्स्ट आ जाता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। मुहावरे का मतलब यहाँ पर अंधेरे घर का उजाला, आँख का तारा, गुदड़ी का लालिया, अंधे की लकड़ी। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, तो ये है अंधेरे घर का उजाला। तो यहाँ पर जाइए, इसका तो ये गुदड़ी का लाल होना चाहिए। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला, गुदड़ी का लाल होना। तो यही हो सकता है इसका, गुदड़ी का लाल। इसके बाद है समझौता करना। किस मुहावरे का अर्थ है? खाई पाटना, कान भरना, मुंह की खाना या कान भरना। समझौता करना, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर खाई पाटने से है। नेक्स्ट है अंगार सिर पर धर लेना। विकल्प में सही जो है वो मुहावरा कौन से वाला है? अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना, दूसरे को डराना, मरने की उद्यत होना, विनाशकारी बन जाना। अंगार सिर पर धर लेना, तो इसका जो अर्थ है ये कठिन विपत्ति सहना। इसके बाद है रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। ये लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या है? व्यर्थ की डींगे आंकना, भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना या परेशान करना। रामू की ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर भलाई पर भी दुष्टता। नेक्स्ट है बूंद बूंद से घट भरे। इसका सही मतलब क्या है यहाँ पर? टपकत री तो होए, घट भरे सो टपक जाए, घट भरे सो खाली होए, घट री तो होए। इसमें आगे यहाँ पर क्या आएगा? बूंद बूंद से घट भरे, तो इसका जो है ऑप्शन ए सी है, टपकत री तो होए। कह देते हैं कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। जमीन पर पैर न पड़ना। इस मुहावरे का मतलब कल्पनाशील होना, नाजुक होना, थक जाना या बेईमानी होना। जमीन पर पैर न पड़ना, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ये ऑप्शन डी से है, मतलब अभिमानी होना। इसके बाद 3 में और न 13 में। इसका मतलब अनावश्यक, तुच्छ, बुरा या महत्वहीन। 3 में न 13 में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो है यहाँ पर महत्वहीन से है। नेक्स्ट है खराद पर चढ़ना। मुहावरे का सही मतलब क्या है यहाँ पर? शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना और या फिर सच्चाई का सामना करना। तो खराद पर चढ़ने का सही जो विकल्प है यहाँ पर कौन सा है?
तो इसका जो मतलब है ऑप्शन बी से है, कठिनाई में पड़ना। नेक्स्ट आ जाता है पारा न उतरना। इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? इसमें शांत करना, शांत होना, घमंड दिखाना या हद कर देना। पार न उतरना, पारा न उतरना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है, मतलब अशांत होना, गुस्सा का होता है होना जो है उसको क्या देते हैं। इसका तो आज बहुत ज़्यादा पारा चढ़ रहा है, तो गुस्सा होना। नेक्स्ट आ जाता है लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। कुशल खिलाड़ी होना, बहुरूपी होना, सभी के साथ खेलना, सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का, बुड्ढों में बुड्ढा। लोकोक्ति है प्रसिद्ध ये, तो इसका मतलब है सर्वप्रिय होना। ये कह देते हैं कि ये तो बच्चों में बच्चा बन गया है, मतलब सबका प्रिय है। नेक्स्ट है सही कहावत बताइए। यहाँ पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वादन आंगन आंगन टेढ़ा, क्या मतलब है यहाँ पर? सही कहावत कौन सी वाली है? तो यह नुक्स निकालना जो है उसको कह देते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिसे नाच कोई काम करने नहीं आता उसमें 70 नुक्स निकालता है। नेक्स्ट आ जाता है इन तिलों में तेल नहीं। लोकोक्ति का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ आशा पूरी नहीं होगी, दिए में तेल कम है, निराशावादी होना है, तिलों में तेल नहीं होता। तो इन तिलों में तेल नहीं है, मतलब जो इसका क्या है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर आशा पूरी ना होगी। नेक्स्ट आ जाता है ढोल के अंदर पोल। कहावत का मतलब कहीं ढोर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बगाड़ता, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो ढोल के अंदर पोल कहावत का मतलब, तो इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन डी से है, दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं। इसके बाद है काफुर होना। मुहावरा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? कलंकित होना, भाग जाना, बड़ा काम करना या गद्दार होना। काफुर होना, तो इसका अर्थ जो ऑप्शन बी से है, मतलब भाग जाने से। नेक्स्ट है बहता पानी रमता जोगी। लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या होता है? बहता पानी रमता जोगी। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता है। नेक्स्ट है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। लोकोक्ति का मतलब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। इसका सही अर्थ इनमें कौन से वाला है? और इसका जो सही अर्थ है ऑप्शन डी वाला, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंता होना। नेक्स्ट है घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। लोकोक्ति का मतलब क्या है इसका? घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। इसका जो इनमें सही मतलब है ऑप्शन डी में, कि हर आदमी के कुछ ना कुछ कमी या बुराई कठिनाई जरूर होती है। नेक्स्ट है सिर मुंडाती ही ओले पड़ना। इसका मतलब क्या है? आगे होकर परेशानी मोल लेना, अचानक बड़ी विपत्ति का आना, कार्य होते विघ्न पड़ना या उत्सव के माहौल को कम में बदल जाना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना प्रसिद्ध लोकोक्ति है ये। तो इसका मतलब क्या है? जब कार्य शुरू करें उस समय कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, विघ्न पड़ जाए। तो मोहन ने पढ़ना शुरू किया था और उस तभी लाइट चली गई। नेक्स्ट आ जाता है किस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर एक सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत वर्षा होना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, नाक मुंह सिकोड़ना मतलब अरुचि और अप्रसन्नता को प्रकट करना, थूकर चाटना मतलब क्या कर्म कर जाना। तो कौन सा वाला एक सही नहीं है इसमें? अब नहीं है तो ऑप्शन ए वाला, घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ एक गलत है, असंगत है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, नेकी कर धैर्य में डाल, भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को आर्ची किया, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, या सांच को आँच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। तो एक गलत है इसमें, कौन से वाला है? ये जो ऑप्शन ए में ही यहाँ पर आया है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। बल्कि जादोशी के मन में सदा खटक वो लगी रहती है, अपराधी जो होता है वो सदा शंका में ही रहता है। इसके बाद है किस लोकोक्ति का भाव सही नहीं है? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, कौवों के कोसे डोरे नहीं मरते, बुरे आदमी की बददुआ से कुछ नहीं होता, हाथी का बोझ हाथी उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। तो एक सही नहीं है इसमें, वो कौन सी वाली है? तो
तो ये जो ऑप्शन बी में दी गई है। और चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भूखा ही रहता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी आज की क्लास जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।